समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आदमी ने कहा कि सड़कों पर उतरना पड़ेगा और मुस्लिम भाई इसके लिए तैयार हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को जलील करने के लिए बिल लाया गया है। शाहीन बाग बताने की बात हो रही है कि शाहीन बाग बन जाएगा, एक नहीं कई सारे। क्यों इतना विरोध? चलिए पहले शाहीन बाग की बात करते हैं। सीए के समय ये कहा कि सब मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। एक डुगडुगी बजाई गई और डुगडुगी बजाकर लोग इकट्ठे किए और डरा दिया गया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ, किसी एक आदमी की नागरिकता पिछले 2, 2.5, 3 साल में गई हो तो बता दीजिए, 4 साल में गई हो तो बता दीजिए, 5 साल में गई हो तो बता दीजिए। सिर्फ एक हवा खड़ा करना। अभी इस बार क्या हो रहा है कि फिर एक नया हवा खड़ा किया जा रहा है। हवा क्या खड़ा किया जा रहा है कि मस्जिद ले ली जाएगी। मैं आज पार्टी के प्रवक्ता के नाते से, जो कि सरकार को भी डिफेंड करता हूँ, कह रहा हूँ कि एक भी मस्जिद पर कहीं किसी का मामला कोई नहीं है। मस्जिद की ट्रस्ट अपनी है, मस्जिद अपने हिसाब से चलेगी, मदरसे अपने हिसाब से चलेंगे, कब्रिस्तान अपने हिसाब से चलेंगे। उन पर कहीं पर किसी का कोई अधिकार होने वाला नहीं है। ये बिल में लिखा हुआ है। हाँ, लगभग 9,28,000 एकड़ जगह है इस सारे मामले में जिस पे बात है, और उस पर जो उसकी वैल्यूएशन जो है वो लगभग 1,20,000 करोड़ रुपया है। अगर मैं अभी वो भी डेटा दूंगा जो प्रॉपर डेटा है मेरे पास साल का, परंतु अगर 1,20,000 करोड़ को अगर मैं 10% भी उस पर रिटर्न देखूं तो लगभग 12,000 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। और 12,000 करोड़ रुपया साल का तो किसका भला होगा? वो कोई मंदिर के लिए नहीं खर्च होने वाला, किसी और धार्मिक काम के लिए खर्च होने वाला नहीं है। वो हाँ, वो मुसलमानों के भलाई के लिए, जो गरीब बच्चा है, गरीब बिटिया है, जो कोई बेवा है, उनकी चिंता करे जैसे मर्जी। वो भी चिंता आपने करी, हमने नहीं करनी। कोई चिंता आप नहीं करनी है। सिर्फ ये होगा कि अब ऑडिट होगा, ऑडिट के हिसाब से आपकी चीजें होंगी। इसमें क्या बुराई है? और मैं अभी देख रहा था 2019-20 में 166.65 करोड़ जो इसमें रेवेन्यू आता था। उसके बाद 2020-21 में 104 करोड़, 2021-22 में 61 करोड़, 2022-23 में 27 करोड़, 2023-24 में 14 करोड़ और 2024-25 में अब तक 9,92,000। अगर इस प्रकार से हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी की चिंता तो आप कह रहे हैं कि यह बेहतर प्रबंधन के लिए लाया गया संशोधन है। प्रदीप भाटी जी, क्या कोई प्रावधान ऐसा कह रहा है कि वक्फ की संपत्तियां सरकार हड़प लेगी, छीन लेगी, मस्जिदें छीन जाएंगी? एक एक करके बता दूं। जी बताइए। तो नमस्कार आप सभी को। पहली बात तो आपने ये मान लिया कि इस देश का मुसलमान इतना असमर्थ है, इतना अनपढ़ है और इतने हैसियत नहीं रखता कि वो अपने मामलात अपने आप सुलझा सके। वक्फ की ज़मीन किसी सरकारी ज़मीन नहीं है, वो ज़मीन एक ऑटोनमस बॉडी है। वक्फ एक बिल पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर ये दिया गया है कि बोर्ड के द्वारा उसका रखरखाव होगा। अगर किसी रखरखाव में कोई परेशानियां, अनियमितताएं, भ्रष्टाचार है या कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो उसका सरकार की जिम्मेदारी कि उसको ठीक करे। किस तरह से आप उसमें अपने जो भी, अगर वो रिटर्न सही फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए उसका कानून बना हुआ है। अगर उसमें भ्रष्टाचार है तो उसके लिए आपके पास नियम है, एजेंसीज हैं, उसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं? आप उसमें खुद मालिक बनना चाह रहे हैं। खुद मालिक क्यों बनना चाह रहे हैं? आप मालिक ऐसे बनना चाह रहे हैं जब सरकार, ये लोकतांत्रिक देश है, जनतंत्र से चलता है ये देश है। इस लोकतांत्रिक देश में किसी भी संस्था का मेंबर्स उसको चुनते हैं कि उसका चेयरमैन कौन होगा। आप चेयरमैन कौन बना रहे हैं? नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट जो चाहेगी उसी के हिसाब से उस चलेगा और उसको हटा भी नहीं सकते मेंबर्स। 5 साल तक उसे हटा नहीं सकते। तो उस तरह से आप दादागिरी कर रहे हैं, आप बैठाएंगे। अब वो किसका फायदा करेगा? इसमें उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है। 27% वक्फ की जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर आती है। 1.5 साल बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब जब उनके कलेक्टर या उस कमिश्नर्स जो बैठेंगे वो अपने सरकार चाहेगी अपने उद्योगपति मित्रों को, अपने दोस्तों को, यारों को, जैसे रेलवे की जमीन, जैसे आर्मी की जमीन बेची गई उसी तरह से बेचा जाएगा। और बेच के क्यूड प्रो को आप समझते हैं, एक हाथ ले एक हाथ दे। सत्ता और बाहुबल और पैसे का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश चुनाव का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ आपने कहा आप मसीहा बन के आगे पूरे देश के अंदर मुसलमानों के, जिस पार्टी में लोकसभा में पिछले मोदी काल के अंदर एक प्रतिनिधि कोई नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी से, वो बन के आगे क्या बोलते हैं? हम पुअर मुसलमान को, जो गरीब मुसलमान हैं, उनको हक देना चाहते हैं। आप गरीब मुसलमान को प्रधानमंत्री जी की तरह कपड़ों से पहचानेंगे, या वो जब मंगलसूत्र छीनेंगे जब पहचानेंगे, या गाय भैंस लेके चले जाएंगे, आधा कमरा ले लेंगे उसके बाद पहचानेंगे? और पिछड़े मुसलमान, एक सेकंड बस, और पिछड़े मुसलमान
पिछड़े मुसलमानों का भला करने आए। अरे पिछड़े मुसलमानों से पहले पिछड़े हिंदुओं का भला कर दीजिए। जो आपने भर्तियां कर रखी हैं, जिस तरह से आप उनका हक और सम्मान नहीं दे रहे हैं, जाति जनगणना नहीं कर रहे हैं, और आपके मुसलमान पिछड़ों की ये कर रहे हैं। मसीहा पहले हिंदुओं के तो बन जाइए ढंग से, जिनके आप हक मार रहे हैं। तो निशाना सिर्फ मुस्लिम वर्ग है, और लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ साथ हिंदुओं पे भी प्रदीप भाटी जी, लोकसभा में बहस के दौरान एक सेकंड दूर परोसा गया। 39 लाख एकड़ जमीन का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 39 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आता कितना, इसमें से आमदनी कितनी आती है? मात्र 126 करोड़ रुपए। उन्होंने एक बात और कोट की, लीज के नाम पर जो खेल चल रहा है, 1913 से 2013 तक वक्फ बोर्ड की कुल भूमि 18 लाख एकड़ थी, जिसमें से 2013 से 25 तक और नई 21 लाख भूमि जुड़ गई, जो 39 हुई, और लीज पर दी गई संपत्तियां 20,000 थी। लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से 2025 में ये संपत्तियां शून्य हैं। आपने दो सवाल दोनों का जवाब सुन लिया। कहां गई ये लीज? दोनों सवालों का जवाब सुनिए। नहीं, दोनों सवालों का आपने भी उठाया वो सवाल, वो उसका जवाब दे दूं, उसके बाद आप दे दीजिएगा। मेरे सवाल मेरे से पूछा उन्होंने, सवाल मेरे से पूछा, मैं जरा पहले आपके सवाल का काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं इन्होंने नॉमिनेट किए जा रहे हैं। अरे अभी तक भी वैसे ही है, कोई नॉमिनेशन नहीं है जैसे पहले था। कैसे बन रहा है सर? आप टोका नहीं ना मैंने आपको, प्लीज बता दीजिए सर। चेयरमैन कैसे बन रहा है? नहीं, ये बिल के अंदर नहीं है। चेयरमैन कैसे बनता है वक्फ बोर्ड का? अभी चेयरमैन का बिल के अंदर है या नहीं बताइए। अभी तक का वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? कैसे बनता है? कलेक्टर से आपने कलेक्टर रखा था, और बाकी दलों ने, आपके सहयोगी दलों ने कहा उससे ऊपर वाला अधिकारी ऐसे नहीं ना। वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अभी तक क्यों नहीं है? बिल के अंदर पढ़िए, कहीं नहीं ना। बिल दे दो, बिल की कॉपी तो पढ़ ले, बिल्कुल पढ़ लीजिए। लिख कर बिल के अंदर कल बिल्कुल पढ़ लीजिए, ये बिल की कॉपी ले जाओ, पढ़ लिख कर। मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल पढ़ लिया। और आप उसको पढ़िए। चेयरमैन नहीं पढ़ा आपने, आप क्या कह रहे हैं? तो आप आरपी सिंह, आप हेडलाइन चला दीजिए, आरपी सिंह मेंबर चुनेंगे। आप हेडलाइन चलवा दीजिए कि मेंबर चुनेंगे, आप कह दीजिए। आज अरे सर, आप कह के जाइए। आप कह रहे हैं ना कि सरकार नहीं नॉमिनेट करेगी, जो आप ये कह के जाइए कि मेंबर, आप ये कह के कि मेंबर चुनेंगे, नहीं बोर्ड के मेंबर चुनेंगे, अध्यक्ष को आप बोल के जाइए। और ये बिल में जहां लिखा हो उस पेज को मुझे बता दीजिए। 11 मेंबर अरे सर, आप बिल को पेज बताइए जहां लिखा हो। और भरोसा कि आर्मी की जमीन बेची, मेरा चैलेंज स्वीकार करें। 1 इंच आर्मी की जमीन सरकार ने बेची हो, झूठ भरोसा, झूठ बोलना, झूठ बोलना। दोनों की जमीन इसलिए मैं सबके पास बराबर समय देना चाहता हूं। एक मिनट, आपने सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था आपने, उसका जवाब जरूर लीजिए। आपने सवाल पूछा, आपने कहा रिटर्न इतना आमदनी नहीं हो रही है। देखिए, देश में चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन यासीन मलिक क्या, यासीन मलिक का माल कौन सी प्रॉपर्टी पर है? आपको कहता हूं, आप देश की सबसे अमीर पार्टी है, आप कितनी आमदनी करते हैं बताइए? आप देश की सबसे अमीर पार्टी है, आपसे पूछता हूं कितनी आमदनी करते हैं? दे दीजिए उसे भी, किसी और संस्था को। अगर आप आमदनी पे मुद्दा लेके आते हैं, ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट ये कानून है, कंपनी सेक्शन 25 के अंदर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट नहीं बनाती है। आपको मालूम होना चाहिए। अरे आप झूठ मत करो, आमदनी नहीं करते। अगर आमदनी करते तो भारतीय जनता पार्टी बता दे कि वो आमदनी कितनी करती है। गरीब मुसलमान के विरोधी है, आप सरमाएदार मुसलमान के साथ खड़े हैं। आपके पास जितनी जमीनें हैं, जितनी संपत्ति है, उससे मात्र आप 90 और 100 करोड़ कमा रहे हैं। इससे कहीं ज्यादा कमाई होनी चाहिए। अच्छा, सच्चर कमेटी की आपने ये लाइन पढ़ ली। सच्चर कमेटी ने ये भी कहा कि 4.5% मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। बोले आरपी सिंह साहब बोल के जाए। नहीं, सच्चर कमेटी में ये भी लिखा है, आरपी सिंह साहब बोल के जाए। सेलेक्टिव लेंगे, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू।